Okay, so let's see what we have done in the last class. It's okay, and we are done with the. This thing is something which has been completed. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. हाँ जी, तो आई गेस आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी. हाय, गुड इवनिंग रेखा, मुस्कान, गुड इवनिंग, Yes, आरुषि, sir. गुड इवनिंग, कलर, गुड इवनिंग. या सो व्हाट इज बीन हैपनिंग हियर ना, आई थिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है और आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि हमने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई थी माइटोकॉन्ड्रिया की. और जब Yes, हमने sir. ये पिक्चर बनाई थी, पिक्चर बनाने का रीजन ये था कि हम आपको बता सके कि यार कहाँ पे क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है. सो कैन वेरी क्लियरली सी कि आपको यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख जानी है. उसके बाद आपको यहाँ पे दिखनी है आपकी इनर मेम्ब्रेन, से आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे. उसके बाद आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यू हैव अ स्पेस, और उस स्पेस को हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इसको हम यहाँ पे बोल देंगे हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. बीच में आपको जो जगह मिल रही है, बीच में जो आपको खाली जगह यहाँ पे मिल रही है, इसको हम बोलते हैं हमारा मैट्रिक्स. तो इतनी पहले आपको चार चीजें याद रखनी है कि यार ये चीजें आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाती है देखने के लिए. और यही चीज आपको तब भी याद रखनी है जब आप चैप्टर 14 को आप रिवाइज कर रहे होते हो. इवन चैप्टर 14 के अंदर जब आप रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ रहे होते हो, इसलिए ये सब जगह क्या है, इनमें क्या होता है, वो सब आपको याद रखना यहाँ पे जरूरी हो जाता है. नाउ हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 70s राइबोसोम्स. एक ये चीज हमने देखी थी. उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है डीएनए, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए. तो सर्कुलर डीएनए भी उसके पास है, राइबोसोम्स भी उसके पास है, और वो भी राइबोसोम कौन सा है? 70s. सो इट विल बी 70s राइबोसोम्स. अब बेटा आपको ये चीज याद रखनी है कि आपके जो 70s राइबोसोम्स थे, वो आपको मिलते थे जनरली. दिस इज समथिंग यू यूज्ड टू गेट इन योर बैक्टीरिया. अगर याद हो तो हमने किया था प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको 70s राइबोसोम्स मिलते हैं. वही Yes, sir. राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे. इसको हम समझेंगे कि इसका रिलेशन क्या हो सकता है. व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग्स ओवर हियर. हाय, गुड इवनिंग रमेश, गुड इवनिंग अंजलि. हाय. या सो विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग. क्या इसका क्या इसका काम होता है और ये क्यों सिमिलर है बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के साथ. विल सी दैट. तो ये आपने एक बेसिक पिक्चर यहाँ पे देखी थी. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स ओवर हियर. लेट्स हैव अ लुक कि आज आपको यहाँ पे क्या देखना है. लेट्स जंप ऑन टू योर समथिंग एल्स. ठीक है. तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है. काफी अच्छा पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको. वही चीजें जो मैंने आपको वहां बताई थी, ये भी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है. यू हैव अ मैट्रिक्स, यू हैव अ डीएनए, एंड यू आल्सो हैव अ राइबोसोम इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अब जब भी आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म आता है, जो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रहती है, दैट इज गोइंग टू बी, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने टर्म आएगा, आपके सामने पहली चीज आएगी, वो होगी इट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. अब आपने एक बात यहाँ पे समझनी है कि इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. ये आपका बनाता है क्या? इट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपीज. याद रखना, इसका काम होता है काफी ज्यादा अमाउंट में एटीपीज बनाना. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद ये रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ ज्यादा मिलेंगे. सो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट या कौन सा ऑर्गन है, उसके ऊपर वेरी करता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेंट्रेशन कितना होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. तो वहां पे आप हमेशा मसल्स को यूज कर रहे होते हो, तो वहां पे एटीपी की जरूरत हमेशा रहेगी. तो इन द मसल सेल आई कैन फाइंड द नंबर कैन बी वेरी हाई. सो इन इफ आई हैव टू सी इन द मसल्स, सो मसल्स के अंदर आई कैन सी दैट माइटोकॉन्ड्रिया विल बी स्लाइटली हायर. जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा वो यहाँ पे कंपेरेटिवली ज्यादा होगा. सो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी वेरी मच हायर इन कंसंट्रेशन. अगर मैं देखता हूँ उसे, कंपेयर करता हूँ, देखता हूँ उसे मैं मसल्स के अंदर, तो कंपेरेटिवली टू सम अदर टिश्यूज. सिमिलरली अगर देखा जाए तो अगर आप ह्यूमन स्पर्म को अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाते हैं काफी ज्यादा. आपको फ्लैजेला के नीचे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएंगे. सो भी मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ. यू कैन गेट टू सी देम इन ह्यूमन स्पर्म, यू कैन गेट टू सी देम इन द फ्लैजेला. अब ये कुछ जगह है या ये कुछ आपके सेल से जहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा मिल जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो नॉर्मल सेल्स उसमें नहीं है, उसमें भी होगा, बट उनमें उनका नंबर हो जाएगा रफली लाइक 5-6 होंगे. बट मसल में आप वो देखोगे तो वहां पे शायद आपका नंबर 25-30 जितना होगा. राइट.
So mitochondria will have a much more higher number as per the requirement of the cell, as per the requirement of the particular organ or particular tissue. अगर आपका टिश्यू या ऑर्गन या आपका बॉडी पार्ट अगर ज्यादा यूज किया जा रहा है एनर्जी के लिए, देन आपका वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन वहां पे रहेगा ज्यादा. तो याद रखना ये आपका हमेशा यहाँ पे वेरी करेगा. नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. जब भी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आपने बात करते हैं सबसे पहले यू हैव द आउटर मेम्ब्रेन. ये हम जानते हैं दैट यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक योर आउटर मेम्ब्रेन. अब आउटर मेम्ब्रेन तो ऐसी होती है कि उसके बारे में लाइक आपको इतना रखना है कि दिस इज अ मेम्ब्रेन व्हिच विल बी लाइक समवॉट परमिएबल. इसे हम बोलते हैं दिस इज गोइंग टू बी समवॉट परमिएबल. ये काफी हद तक परमिएबल होती है. इसका मतलब यहाँ से चीजें बाईपास होने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती. अगर कोई चीज को अंदर लाना हो तो यहाँ से पास करने में तकलीफ नहीं होती. इनर मेम्ब्रेन जो आपकी रहेगी उसमें थोड़ा आपको देखना पड़ता है. इनर मेम्ब्रेन जो आपकी रहती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आपको याद रखना है कि इसके अंदर मिलेगी आपको फोल्डिंग्स, राइट. सो इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, यू विल हैव सच फोल्डिंग्स हैव बीन सीन. और ये जो फोल्डिंग्स आपको दिखती है, पीछे वाला पार्ट रिपीट कर दो. कौन सा पार्ट? सर पीछे वाला पार्ट. पीछे वाला पार्ट रिपीट कर दें? लेट आए थे क्या क्लास के अंदर? नो सर. ठीक है, सुनो. तो ये पीछे वाला पार्ट ये कह रहा है यहाँ पे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गन कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है. अगर मैं देखूंगा आपके बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर मसल्स जो होते हैं वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर रहता है थोड़ा ज्यादा. वहां पे थोड़ा ज्यादा रहेगा हमेशा, ठीक है, कंपेरेटिवली दूसरे ऑर्गन से वहां पे नंबर, उसका नंबर ज्यादा रहेगा. उसके अलावा हम और जो दो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए, लाइक क्या ह्यूमन स्पर्म हो गया, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको काफी ज्यादा मिल जाता है क्योंकि ह्यूमन स्पर्म को स्विम करना होता है. सेम गोज फॉर फ्लैजेला. जहां पे फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला के नीचे आपको काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे बिकॉज फ्लैजेला इज यूज फॉर प्रोपल्शन, लोकोमोशन के लिए, तो वहां पे आपको ज्यादा मिल जाते हैं. तो जहां पे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा मिलेगा. सो इसका नंबर वेरी करता है. जरूरी नहीं है कि हर एक सेल में एक ही टाइप का नंबर होगा, किसी में थोड़ा ज्यादा होगा और किसी में इतना ज्यादा नहीं होगा. लेकिन हाँ, इतना तो पक्का है कि हर एक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. आरबीसी छोड़ के और द न्यूक्लियेटेड सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए आपको मिल जाएगा. नाउ जब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, तो याद रखना इनर मेम्ब्रेन में आपको मिलती है इनफोल्डिंग. ये जो आपको जो इनफोल्डिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आपको सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में देखने के लिए मिलेगी. और ये जो इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन से हम बोलते हैं, इट इज अ इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन. और ये जो आपकी इनफोल्डिंग यहाँ पे हो रही है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कलेक्टिवली इसको हम टर्म यूज करते हैं, दैट्स माय क्रिस्टे. जी, इसको हम यूज करते हैं कलेक्टिव टर्म, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे क्रिस्टे. अब इनर मेम्ब्रेन को लेके आपको एक दो चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी. इनर मेम्ब्रेन वो जगह है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जहां पे होता है आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ये जो आपका एक पाथवे है, ये आपका रन करेगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. याद रखना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका अलग पाथवे रन करता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. दिस इज समथिंग यू कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और याद रखना ये करने से आपको काफी ज्यादा एटीपी आपको मिलती है. इसके एंड में आपको काफी ज्यादा एटीपी आपको मिल जाती है. तो ये आपको याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इज अ साइट जहां पे आपका होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इसको हम एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ईटीसी. अब ये जो पाथवे है, ये पाथवे आप पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे चैप्टर 14 के अंदर डिटेल में. ये आपने शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा. चैप्टर 14 में इसे डिटेल में पढ़ाया जाता है, जिसको हम इवन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये आपका होगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन जो आपकी होती है, तो हमने देख लिया कि यार एक चीज तो यहाँ पे हो रही है. उसके साथ आप ये चीज भी याद रखना कि जो इनर मेम्ब्रेन आपकी है ना, इसके अंदर आपको इसके अंदर जो इनफोल्डिंग आपको मिल रही है, इसका फायदा क्या होता है? ये इनफोल्डिंग का फायदा होता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. यहाँ की वजह से क्या होगा? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे आपका सरफेस एरिया यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपके यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है. और उसका फायदा ये होता है कि आप वहां पे ज्यादा एंजाइम्स रख सकते हो, ज्यादा प्रोटीन्स रख सकते हो. ठीक है, ध्यान रखना. मेनी एंजाइम्स आर सीन ऑन द इनर मेम्ब्रेन. मेनी एंजाइम्स आर सीन ऑन इनर मेम्ब्रेन. तो फिलहाल आपको इतना ही रखना है कि इनर मेम्ब्रेन में आपको कई सारे एंजाइम्स मिल जाएंगे. यहाँ पे इनफोल्डिंग हो रही है जिसे हम क्रिस्टे कह रहे हैं, और इनर मेम्ब्रेन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पाथवे यहाँ पे रन कर रहे हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या फिर हम इवन कह सकते हैं इन शॉर्ट ETC. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मैट्रिक्स में क्या हो रहा है. तो अगर मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यार मैट्रिक्स में मुझे क्या क्या मिलेगा, फिर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे कौन सा पाथवे होगा. सो मैट्रिक्स में मुझे मिल जाता है देखने के लिए 70s राइबोसोम्स, जो हमने अभी ऑलरेडी मेंशन किया था. 70s राइबोसोम्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए, दैट्स वन थिंग. दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे मिल सकती है, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक योर सर्कुलर DNA. यहाँ पे मुझे मेरा सर्कुलर DNA मिल जाएगा. ये दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिख जाती है, राइट. तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपका अगर राइबोसोम है वहां पे, तो राइबोसोम हेल्प करेगा इन द प्रोटीन फॉर्मेशन. याद रखना, ये जो राइबोसोम है, आपके पास खुद का DNA है, आपके पास खुद का राइबोसोम है, इसको यूज करके आप अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हो. यू कैन मेक योर ओन प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड. अब बात ये है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया अपने को जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की, क्या वो सारे के सारे प्रोटीन ये लोग बना लेंगे? द आंसर इज नो. याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रोटीन चाहिए होता है ना, राइट, जितने प्रोटीन चाहिए होते हैं उसमें से समझो आधे प्रोटीन वो खुद बना सकता है और आधे प्रोटीन वो बाहर से लेता है. ये याद रखना कि इसके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का DNA है. याद रखना ये अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है, राइट. इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन, सो इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन, बट नॉट ऑल ऑफ देम. कुछ प्रोटीन इसको बाहर से चाहिए होते हैं. बाहर से मतलब जो आपका RER पे जो लगा हुआ है ना राइबोसोम, जो वो प्रोटीन बनाएगा वो भी कई बार इसे यूज करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया. या आई वुड से जो भी आपके साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटीन बनेंगे उन प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया लेके यूज करता है. तो याद रखना, ये ऐसा नहीं कि सब अपना काम खुद से कर पा रहा है, ऐसा नहीं है. कुछ चीजें इसको चाहिए. कहां से चाहिए? फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. सो इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन, बट इट नीड्स सम प्रोटीन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एज वेल. तो एक ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. अब इसके वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं. यहाँ पे एक मैं टर्म यूज करूंगा जिसे मैं कहता हूं सेमी ऑटोनॉमस. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. सेमी ऑटोनॉमस का यहाँ पे मतलब क्या होता है? सेमी ऑटोनॉमस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया ये काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट है. ये काफी हद तक आपका सेल्फ सफिशिएंट है आपका. अब जब मैं कह रहा हूं कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ सफिशिएंट है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसके पास खुद का DNA है, इसके पास उसका खुद का राइबोसोम है. काफी लाइकली चांस है कि ये काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, लेकिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है. क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि उसे कुछ प्रोटीन तो चाहिए बाहर से. सारे प्रोटीन ये नहीं बना रहा. लाइक इट कैन मेक मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन फॉर हिमसेल्फ. लेट्स अज्यूम 50% प्रोटीन ये खुद बना लेता है और 50% बाहर से लेता है. तो इसलिए हम कहते हैं इट्स सेमी, फुल्ली नहीं, सेमी ऑटोनॉमस. अगर ये फुल्ली ऑटोनॉमस में लिखता, इसका मतलब क्या होता कि सारे के सारे जो उसे चाहिए ना प्रोटीन वो खुद बना रहा है, बाहर से कुछ नहीं ले रहा. तो मैं कहता कि अच्छा ये तो यार कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है, इसको कोई जरूरत ही नहीं है साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स की या साइटोप्लाज्म से प्रोटीन लेने की. वो पूरा अपना इंडिपेंडेंट वहां पे रह रहा है. बट ऐसी बात नहीं है. इट इज गोइंग टू बी सेमी ऑटोनॉमस. इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन, बट सारे के सारे नहीं, उसको कुछ चाहिए बाहर से. तो याद रखना सेमी ऑटोनॉमस हम लोग टर्म यहाँ पे क्यों यूज करते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज समझाऊंगा जो आप बस सुनो और आपको समझ आ जाएंगी. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी. सी, अगर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसमें आपको 70s राइबोसोम दिख रहा है, सर्कुलर DNA आपको दिख रहा है. और ये जब डिवाइड करता है ना, ये जब डिवाइड करता है और एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, तो उसका भी जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं फिजन. सो फिजन के थ्रू ये डिवाइड करेगा. So that means when it divides via fission. ये जो तीन कैरेक्टर है ना, 70s राइबोसोम, सर्कुलर DNA और फिजन, ये तीनों कैरेक्टर आपको एक और एनिमल में देखने के लिए मिलते हैं. दैट इज गोइंग टू बी योर बैक्टीरिया. आपका जो बैक्टीरिया होता है, अगर आपको याद हो, तो बैक्टीरिया में भी आपको मिलेगा 70s राइबोसोम, सर्कुलर DNA, और वो लोग भी जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं वाया फिजन. सो दिस ऑल ट्रेट्स आर समथिंग यू गेट टू सी इन बैक्टीरिया एज वेल. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था, या लास्ट क्लास में आपको आइडिया दिया था, क्या आपको लगता है कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रिलेशन हो सकता है? क्योंकि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पूछा था, किसी को याद आ रहा है ये बात आपसे? तो ये चीज को आप थोड़ा आराम से सुनो, यहाँ पे होता क्या है. सी, कहा जाता है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया था ना, आज से हजारों साल पहले, जब
अर्थ पे पानी था और कुछ सेल थे, कोई एनिमल नहीं था, कोई प्लांट नहीं था, बस कुछ सेल थे पानी के अंदर, ओशन के अंदर। कहा यह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता था, मतलब वो किसी सेल के अंदर नहीं था, वो अपना अकेला ओशन में तैरता था, घूमता था, लाइफ को एंजॉय करता था। देखो वो क्योंकि खुद के एटीपी खुद बना सकता है एंड इट हैज इट्स ओन डीएनए, खुद का राइबोसोम उसके पास। तो ये जो स्टोरी है ये काफी हद तक सही साउंड करती है कि यार वो अकेला रहता था पानी के अंदर। बाद में हुआ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ने डिसाइड किया कि मैं एक सेल के अंदर अगर जाके रहूंगा, तो सेल अलग था, माइटोकॉन्ड्रिया अलग थे, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट रहते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने सोचा कि अगर मैं किसी सेल के अंदर जाके रहता हूं तो उससे मुझे फायदा क्या होगा। उससे मुझे फायदा ये होगा कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और सेल को क्या फायदा होगा, सेल ने सोचा कि यार अगर मैं इसको अंदर लेता हूं, इसके अगर मेरे अंदर आके रहना चालू करेगा तो मुझे क्या फायदा होगा। सेल को फायदा होगा कि सेल विल गेट समवन हु कैन मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपीज। सेल को एक ऐसा ऑर्गेनल मिलेगा जो बहुत सारे एटीपीज बना सकता है। तो कहा यह जाता है कि आज से हजारों सालों पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो इंडिपेंडेंटली रहा करता था, उसने डिसाइड किया कि वो एक सेल के अंदर आ जाएगा, राइट। और जो सेल था उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। सेल ने उसे एक्सेप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि सेल ने बोला कि ठीक है, इसको अगर ले लेते हम लोग तो इससे मुझे भी फायदा हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी फायदा हो रहा है, सेल को भी फायदा हो रहा है। जब दोनों को फायदा होता है ना, या जब कोई भी रिलेशन में दोनों को फायदा होता है, तो उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। टर्म याद रखना, सिम्बायोसिस, शायद आपने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ा भी होगा। सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा है, यहाँ पे एक आपका इंटरेक्शन हो रहा है दो लोग के बीच में और दोनों को फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका हनी बी, हाँ जी, हनी बी एंड फ्लावर, एक ही एग्जाम्पल हो गया। आप क्या बता रहे थे बेटा, बताओ, लाइकन्स कर रहे थे आप? यस सर। लाइकन्स का एक एग्जाम्पल हो गया जहां पे आपका एल्गे और फंगा आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल सिम्बायोसिस के, जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं और दोनों को फायदा होता है। सो आई राइट ओवर हियर प्लस प्लस, दोनों काफी खुश है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो कहा यह जाता है कि ये सिम्बायोसिस इन लोगों ने भी यहाँ पे शो किया था। हाय किंजल, गुड इवनिंग। ये जो सिम्बायोसिस है यहाँ पे बैक्टीरिया और सेल ने भी शो किया था आज से हजारों साल पहले। और बैक्टीरिया अंदर आके सेल के अंदर रहने लगा, उससे दोनों को फायदा हुआ। और ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एक थ्योरी है एंड दिस थ्योरी इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। याद रखना ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है। आई हैव सीन द क्वेश्चन कमिंग इन नीट एग्जाम बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, सो प्लीज नो क्या ये थ्योरी आपकी क्या है। ये थ्योरी ये कहती है कि बैक्टीरिया आपका इंडिपेंडेंट अकेला रहता था, और जो ये कह रहा है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, तो वो रह सकता है। अगर बैक्टीरिया रह सकता है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी रह सकता है आज से हजारों सालों पहले। बट दैट माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइडेड दैट इट विल गेट इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर आएगा, वहां पे रहेगा। उससे फायदा क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया को, उससे मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन, और सेल को मिल रहा है वहां पे एक ऑर्गेनल जो उसके लिए एटीपी बना के देगा। तो ये जो थ्योरी है आपकी, इट इज नोन एज माई एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सिम्बायोसिस का मतलब तुम्हें पता चल गया, एंडो मतलब अंदर जाना। इनिशियली इट वाज आउटसाइड, नाउ इट हैज गॉन इनसाइड द सेल, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और ये चीज फॉलो करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना हमेशा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसको मिला वहां पे इस थ्योरी के अंदर, इस रिलेशन से जो उसे मिला, वो था protection of plasma membrane. So what he received was a protection of plasma membrane। और जो आपके और जो आपका जो यहाँ पे सेल था, सेल को यहाँ पे मिला ऑर्गेनल जो बना सकता है आपका बहुत सारा एटीपी, which can forms एटीपी। ये दोनों का यहाँ पे फायदा हो गया। सो याद रखना ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। तो ये थ्योरी किसने दी है? Yeah, that is even I'll have to see. I think there were a group of scientists who actually gave this theory, और उन्होंने इसको टेस्ट उन्होंने they had their idea, so there were like more than one individual were there who put forward this idea. Even I'll have to see that particular name. But yeah, फिलहाल आपको याद रखना है कि ये थ्योरी क्या है, एंड दिस थ्योरी टेल्स यू व्हाट, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा यहाँ पे जरूरी है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है वो है आपका ये टर्म की, सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि आप
काफी हद तक ऑटोनॉमस हो, राइट, लेकिन आप कंप्लीटली ऑटोनॉमस नहीं हो। सेमी का मतलब आप पार्शली ऑटोनॉमस हो, क्योंकि हमने क्या बोला, वो प्रोटीन बना सकता है अपने खुद के, लेकिन सिर्फ 50%, बाकी 50% वो अपना लेगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज अ सेमी ऑटोनॉमस। हाँ, अगर वो सब कुछ खुद का खुद से बना पाता तो शायद आपसे हम बोलते कि यार ये तो फुल्ली ऑटोनॉमस है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी यहाँ पे समझ आ रही है? यस Yes, सर। sir. का अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बता दो। यस आरुषि, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। क्लोरोप्लास्ट भी आपको फॉलो करेगा, बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट भी आपका एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी फॉलो करता है, राइट। याद रखना बेटा, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन बता दो, रिपीट करने के लिए। अगर लग रहा है ना कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, ये वाला टर्म समझ नहीं आया, देन प्लीज बता देना। ठीक है, सो दैट इज योर एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी, और ये आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फटाफट यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं हम लोग। डिवीजन बाय फ्यूजन, दैट इज आल्सो समथिंग वी नो। प्रेजेंस ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट, जिसे हम इवन कहते हैं क्रिस्टे। मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपका जो मैट्रिक्स वाला एरिया होता है ना, जहां पे मैं बोला कि आपको डीएनए मिल रहा है, राइबोसोम मिल रहा है, एक और चीज याद रखना, ये आपका जो एरिया है वहां पे होता है आपका क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स इज एरिया जहां पे आपका क्रेब्स साइकिल रन किया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द एरिया जहां पे आप क्रेब्स साइकिल रन करते हो। ये वाला, ये अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन। प्लीज बेटा याद रखना, क्रेब्स साइकिल as well as your ETC, they both become a part of my aerobic respiration। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ानी है कोई बात नहीं, आप बस एक टर्म याद रख सकते हो। आपको ये नहीं जानना कि ये है क्या, अब बस इतना टर्म याद रखो कि एक पाथवे है जो आपका हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो बड़ा जरूरी है टू मेक ATPs। So they both become a part of your aerobic respiration which happens in mitochondria, right? Presence of oxysomes और ATP synthetase on the inner membrane, ये आपको मिलेगा on the inner membrane। तो आप ऐसे याद रख लो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको कुछ प्रोटीन मिल रहे हैं या कुछ एंजाइम मिल रहे हैं जो एटीपी बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीसोम्स और एटीपी सिंथेटेज। ये आपको मिलेंगे ऑन द इनर मेम्ब्रेन के अंदर, याद रखते हैं ना। एंड दिस ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज माय सेमी ऑटोनॉमस, जो आई गेस आप सबको यहाँ पे समझ आ चुका है, राइट। तो यस सर। वो कंप्लीटली नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बिल्कुल अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, व्हिच इज अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए, इसलिए आप इसे फटाफट देख जाओगे, राइट। इसमें इन्होंने जैसे मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। ये हर एक सेल के साथ इनका नंबर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, जो मैं आपको पहली स्लाइड में मेंशन कर चुका हूँ। आपका कौन सा ऑर्गन कितना एटीपी कंज्यूम करता है, उस हिसाब से वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आपको दिख जाएगा, राइट। इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप आर ऑल्सो कंसिडरेबली डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। टिपिकली सॉसेज शेप्ड होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और सिलेंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अराउंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ इज गोइंग टू बी 1 to 4 माइक्रोमीटर। हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए बोलिए। नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ दिया हुआ है ना बेटा, सी जनरली यू डोंट गेट टू सी क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम लेंथ वाला पार्ट। जनरली नीट के अंदर वो लेंथ वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछते, बट अगर एनसीईआरटी में मेंशन किया है देन आपको याद रखना है। द बॉटम लाइन इज, अगर एनसीईआरटी में मेंशन किया उसे देख जाओ। एंड द थिंग इज, जरूरी नहीं कि आपको एक बार में याद हो जाए, जब भी टाइम ले जस्ट पेज पलटाते उन्हें देख जाओ ताकि वो नंबर आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। सो प्लीज नो दैट कि उसका डायमीटर कितना रहता है, उसका लेंथ कितना रहता है। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है जो मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कई बार उन्होंने सेंटेंस में डाल दिया, उनका दिल करा, तो आपको वो क्वेश्चन आ जाना चाहिए, right? So these are the statements of the NCERT. All right, so these are the things you have to know. Now I'll quickly just give you the idea about the function of mitochondria. अगर मैं फंक्शन की यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको याद रखना है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। सो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज समथिंग व्हिच टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब आपका क्रेब्स साइकिल और ETC आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, which ultimately helps in the ATP synthesis, which ultimately helps in ATP synthesis। इसके करने से आपने यहाँ पे ATP synthesis में उसने आपको बड़ा ही हेल्प करना है, राइट। थर्ड टर्म जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये आपके लिए नया हो सकता है, इसलिए इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्लेज अ रोल इन समथिंग नोन एज योर एपोप्टोसिस।
अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्यूचर में भी आपके सामने आएगा, और एक बार इसका मतलब समझ जाओगे फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सी, आप जानते हो कि हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन होता है। आप मुझे बता दो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का एनीवन कैन टेल मी आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 days. बहुत बढ़िया, 120 days. राइट, ठीक है। वैसे हर एक सेल का लाइफ स्पैन होता है, ये तो हम सिर्फ आरबीसी की बात कर रहे हैं, हर एक सेल का लाइफ होता है। डब्ल्यूसी हो गए, स्किन के सेल्स हो गए, बॉडी के कोई दूसरे सेल हो गए, एवरीवन विल हैव अ लाइफ स्पैन, सो दैट्स द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। अब देखो, जब एंड आ जाता है ना आरबीसी का, या एंड आ जाता है किसी पर्टिकुलर सेल का, राइट, आरबीसी की बात नहीं करते, कोई दूसरा सेल ले लिया, समझो डब्ल्यूसी ले लिया हमने, उसका जब टाइम हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद क्या होगा ना, उसकी डेथ हो जाती है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आपके सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई सेल है, समझो ये आपका सेल है, राइट, इसकी डेथ दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है कि पूरा ऐसे ब्रेक डाउन कर जाए, पूरा के पूरा सेल आपके यहाँ पे टूट जाए और सारा कंटेंट बाहर आ जाए। सो इट कैन हैपन कि यार ये सेल पूरा ऐसे लाइक टूट जाए, इसके अंदर का सारा कंटेंट ऐसे बाहर बाहर आ जाए, सब कुछ निकल के, एंड दैट्स हाउ द सेल कैन डाई। दैट्स वन वे ऑफ लाइक सेल कंप्लीटली कोलैप्सिंग, राइट, दैट्स वन वे। एक ही आपका तरीका होता है। दूसरा आपका तरीका ये है कि आप काफी क्लिनिकल तरीके से सेल को खत्म करो। क्लिनिकल तरीके से मतलब क्या, कि आप सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है उन्हें पहले ब्रेक डाउन करो, फिर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करो, और इस चीज का ध्यान रखो कि कोई भी चीज बाहर निकल नहीं रही, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करो, इसको बड़े क्लिनिकल तरीके से तोड़ो, ताकि सारी जो मटेरियल है आपका वो काफी अच्छे से ब्रेक डाउन हो, और कोई भी एंजाइम, कोई भी कंटेंट उसका बाहर ना निकले, राइट। देखो, ये जो करने का तरीका है ना, जिसके अंदर आप काफी उसे तरीके से मार रहे हो, उसे मैं कहता हूँ क्लिनिकल डेथ। उसे मैं कहता हूं आप काफी क्लिनिकली किल कर रहे हो। यू आई कैन इवन कॉल एज अ क्लिनिकल डेथ। इस क्लिनिकल डेथ का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। एक और नाम यहाँ पे होता है आपका जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये होता है ना कि आपको पता है, सेल को पता चल गया कि उसका टाइम हो चुका है, और उसके बाद काफी क्लिनिकल तरीके से बिना कोई डैमेज करे आजू बाजू वाले सेल्स को वो अपने आप को खत्म करता है। उसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ। ये प्रोग्राम सेल डेथ गवर्न करता है या रेगुलेट करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है आपकी सेल की, वो रेगुलेट करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इस प्रोग्राम सेल डेथ को ही हम बोलते हैं क्लिनिकल टर्म्स में एपोप्टोसिस। आप लोग एपोप्टोसिस बोलेंगे क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। सो प्रोग्राम सेल डेथ इज ओनली नोन एज योर एपोप्टोसिस। जो याद रखना, इट इज अ क्लिनिकल डेथ और अ वेरी क्लिनिकल वे ऑफ किलिंग द सेल। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेल टूट गया, एंजाइम्स बाहर आ रहे, लाइसोसोम से सारे बाहर आने के बाद आजू बाजू वाले सेल को डैमेज कर रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है देन इट विल बी डैमेजिंग टू द टिश्यू। सो द सेल हैज टू बी किल्ड इन अ वेरी प्रिसाइज वे, ताकि उसका कोई भी लाइक एंजाइम बाहर ना निकले और सेल की डेथ हो जाए बिना कोई आजू बाजू डैमेज क्रिएट किए। इसको हम बोलते हैं हमारा प्रोग्राम सेल डेथ, जिसका एक और टर्म है आपका यहाँ पे एपोप्टोसिस। तो याद रखना, एपोप्टोसिस करवाने के लिए भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। जैसे आपके सेल का टाइम हो गया ना, समझो आपके डब्ल्यूसी के 10 दिन होते हैं सिर्फ लाइफ के, जैसे ही 10 दिन खत्म हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया से आपके कुछ प्रोटीन आएंगे और ये प्रोसेस चालू करेंगे। दे विल कम फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे विल इनिशिएट द प्रोसेस एंड देन दे विल स्लोली वेरी केयरफुली किल दैट पर्टिकुलर सेल। क्या ये वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. पक्का? अगर आप चाहो तो मैं ये रिपीट कर सकता हूँ। हाँ जी, मेगा Yes, sir. Repeat कर दो. हाँ, तो एपोप्टोसिस का सीन ये है ना, एपोप्टोसिस जब भी आपके सामने टर्म आए, आपको बोलना है इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ। पहली चीज आप ये बोलोगे इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ, देन आपको समझना है कि यार है क्या। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि प्रोग्राम सेल डेथ है क्या। इट बेसिकली मींस दैट यू आर किलिंग अ सेल इन अ वेरी क्लिनिकल वे, एंड व्हेन आई से यू किल द सेल इन अ क्लिनिकल वे, दैट मींस यू आर नॉट क्रिएटिंग लाइक ज्यादा वहां पे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो आजू बाजू वाले टिश्यू के अंदर। अब एक टिश्यू में आपके लाइक हजारों सेल हो सकते हैं, लेकिन जब एक सेल की डेथ होती है, आपको उसे इस तरीके से मारना है, उस तरीके से उसे खत्म करना है ताकि उसके अंदर की चीजें बाकी सेल को डैमेज ना करें। उसे हम कहते हैं क्लिनिकल डेथ। उसे हम कहते हैं क्लिनिकली लाइक किसी सेल को किल करना, या क्लिनिकली सेल को लाइक उस पाथवे पे ले आना जहां पे अपने आप को लाइक किल कर दें या डेथ हो जाए उसकी, राइट। तो ये होता है आपका एपोप्टोसिस। तो याद रखना, जब भी आपके सामने एपोप्टोसिस टर्म आएगा, आप पहले दिमाग में लाना प्रोग्राम सेल डेथ, याद करना कि और फिर उसके बाद सोचना कि है क्या ये। इट्स अ वेरी क्लिनिकल वे ऑफ किलिंग द सेल so that it does not damage the nearby cells nearby that particular cell which is going to die। और ये बड़ा जरूरी है, याद रखना, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं हो रहा देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। याद रखना, हर एक सेल का डेथ होना एक टाइम का जरूरी है। आई गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर।
कभी आप है ना, अगर आप पूरी रात जगते हो ना, कभी आप ट्राई करना मत, अगर लेकिन अगर आप पूरी रात जगते हो आप और टीवी देखते हो या कुछ भी अगर आप कर रहे हो, अगले दिन क्या होगा ना, यू वोंट फील हंग्री, यू विल ओनली फील एग्जॉस्टेड। आपको भूख भूख नहीं लगेगी, आपको ज्यादा करके यू विल बी सुपरली एग्जॉस्टेड, आप इतने लाइक टायर्ड होंगे अगर आप स्लीप आपको नहीं मिल रही तो। इसका एक रीजन ये भी होता है कि जब आप सोते हो ना, वो टाइम पे आपके जितने भी सेल्स की डेथ हो चुकी है उसे आपके बॉडी जो है उसे रिपेयर करती है, लाइक इट रिप्लेनिश योर बॉडी। सो ऑल द न्यू सेल्स आर बीन एडेड, ऑल द ओल्ड सेल्स आर बीन किल्ड एंड द न्यू सेल्स आर बीन एडेड, राइट। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर आप वो रेस्ट नहीं ले रहे, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ सुपर लाइक एग्जॉस्टेड। वो आप बिल्कुल लाइक ऐसे थके हुए आपको फील होगा, और कुछ फील होना हो लेकिन आपको यू विल फील एग्जॉस्टेड। You need the rest so that your body can carry out all those activities in a very like certain regulated pathway. अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, और हो सके तो ये चीज याद रखना, आपके जो कैंसर सेल होते हैं ना, आपके जो कैंसर सेल होते हैं, ये लोग एपोप्टोसिस शो नहीं करते, याद रखना। कैंसर सेल विल शो नो एपोप्टोसिस, ये इनका एक सबसे की ट्रेट होता है। अगर आप एक पैथोलॉजी लैब में काम करते हो और अगर मैं आपको कुछ सेल्स देता हूं और आप देख रहे हो कि यार ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनकी डेथ नहीं हो रही, देन तुम कह सकते हो दीज आर माय कैंसर सेल, ये जो मेरे सेल ऑफ कैंसर, बिकॉज दे डू नॉट शो एपोप्टोसिस। बेटा इसलिए तो ट्यूमर बनता है, कभी आपने नोटिस करना कैंसर में क्या बनता है, आपका ट्यूमर बनता है। इसोफेगस हो गया आपका, या आपका जो भी आपका बॉडी पार्ट हो गया, वहां पे आपको ट्यूमर बनता हुआ दिखेगा। अब ट्यूमर बनता क्यों है? ट्यूमर का बंद इसलिए है बिकॉज सेल हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ अंडरगोइंग डेथ। जो इनका जो डेथ का जो साइकिल था, जो काफी सही से रेगुलेट होता था, अब वो नहीं हो रहा वहां पे, एंड दैट्स व्हाई यू गेट टू सी वहां पे ट्यूमर बनता जाता है, क्योंकि सेल्स एड ऑन होते रहते हैं वहां पे। समझ आ रही है बात? अगर इतना आपको पता चलना चाहिए कि इतना याद रख लेना कि कैंसर सेल के अंदर, कैंसर में कुछ नहीं होता बेटा, सेल आपकी डिवाइड करते हैं अनरेगुलेटेड तरीके से और वो ट्यूमर बनाना चालू करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, दैट यू डोंट गेट टू सी एपोप्टोसिस। इसलिए मैं कह रहा था कि ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यू वांट और सेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस इन अ वेरी क्लिनिकल वे। और याद रखना, सेल की अगर बिना एपोप्टोसिस के वैसी अगर डेथ होने लगती है ना, अगर वो ऐसी बर्स्ट आउट हो जाता है, सब कुछ बाहर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो पाथवे है एपोप्टोसिस का, वो बड़े सही से रेगुलेट करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव एपोप्टोसिस, एटीपी सिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये याद रखना है, ये सब कुछ आपका होना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या इतना वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? क्लास क्या इतना वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. कोई अगर चीज रहती है जो आपको लगती है रिपीट करनी है, देन प्लीज बता दो मुझे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई अगर चीज रिपीट करनी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? Apparently I'm assuming everything is ठीक है। So Alright. first function. फर्स्ट फंक्शन देखो, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना बेटा, देखो यहाँ पे हमने कुछ दो चीजें लिखी थी, एक लिखा था हमने क्रेब्स साइकिल, एक लिखा था हमने ईटीसी। देयर आर टू पाथवेज, ये दो पाथवे हैं जो आपके होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ नहीं, बस इतना ही है। ये जो दो पाथवे हैं ये होते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एक चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाथवे हो रहे हैं ना, वो आपके तभी हो सकते हैं जब आपके पास होगा ऑक्सीजन, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाथवे होते हैं वो तभी आपका होता है जब आपके पास हो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो आपके होंगे ये दो पाथवे, और इन पाथवे को हम बोलते हैं कलेक्टिवली, हम इन्हें बोलते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट्स इट। तो वो दो साइकिल्स जो मैंने आपको बताए थे, आप पाथवे जो मैंने आपको बताए थे, वो आपके रन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिनका अल्टीमेट गोल होता है टू गिव यू दिस, दैट्स इट, ठीक है? So these are the things you have to know about the mitochondria. So yes, we are done with the mitochondria part, and I guess yes, all right, everything is clear to all of you. Now, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो regarding mitochondria. Nothing right now? All right, ठीक है. Let's move on to the next one. That is going to be your plastids. अब हमने यहाँ पे देखना है हमारा plastids को, ठीक है? Now we have to look at the plastids. So जब भी हम plastids की बात करते हैं, आपके सामने हमेशा आएगा पहले क्लोरोप्लास्ट। दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच विल कम इन योर हेड। क्या प्लास्टिड्स की बात करें तो आपके दिमाग में आएगा हमेशा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट के सारे सेल्स में दिखता है या प्लांट के कुछ ही सेल में आपको दिखता है? अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की तो आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? Leaf. The leaf में. हाँ जी, कोई कह रहा है लीव्स, ठीक है? Leaf. रूट से मिलेगा मुझे देखने के लिए क्लोरोप्लास्ट? The leaf.
ठीक है जी, लीव्स में मिल जाएगा, ठीक है आप कह रहे हो तो मिल जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ प्लास्टिड्स की, अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्लास्टिड्स की, तो क्या प्लास्टिड्स मुझे प्लांट के हर एक पार्ट में मिलेंगे या कुछ कुछ पार्ट्स में मुझे मिलेंगे? हर एक पार्ट में मिलेंगे सर। Every part of plant, that's what you're saying, every part of plant will have the plastids, ये आपने बोला, ठीक है। एनीवन एल्स जो इस चीज से एग्री करता है, या एनीवन इज सेइंग कि नहीं कहीं पे मिलेंगे कहीं पे नहीं मिलेंगे? नहीं सर, हर पार्ट में मिलेगी। अच्छा, तो मुझे बता दो यार, रूट्स में क्या काम होगा प्लास्टिड्स का, बता दो मुझे। अगर आप कह रहे हो ये, तो आपके हिसाब से समझो कि रूट्स में भी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो बता दो रूट्स में इसका क्या काम होगा, या थोड़ा सोचो कि क्या काम हो सकता है रूट्स में इसका, अगर रूट्स में है तो। सर स्टोर न्यूट्रिएंट्स। राइट, स्टोरेज, ट्रू, ठीक है। So you have the plastids which are seen in every part of the plant. That's a true statement. ये जो स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे है, ये बिल्कुल आपकी सच्ची स्टेटमेंट है कि आपको बिल्कुल आपके प्लांट्स के हर एक हिस्से में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, दैट थिंग इज गोइंग टू बी, ये प्लास्टिड्स में से आपके क्लोरोप्लास्ट कैसे बनता है और दूसरे दूसरे टाइप के प्लास्टिड्स कैसे बनते हैं। जब भी आप प्लास्टिड्स की बात करोगे, आपको यहाँ पे 3 टर्म आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। वन इज गोइंग टू बी योर क्लोरोप्लास्ट, एक तो आपका रहेगा हमेशा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका रहेगा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आपका रहता है यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स के बारे में आप बात करोगे, और इसमें भी फिर ल्यूकोप्लास्ट में कुछ डिवीजन होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली चीज समझ लो सिंपल तरीके से, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस। अगर इसको बड़े ही सिंपल लैंग्वेज बोले तो इसका काम है, एक जो मेन इसका काम है, दैट इज गोइंग टू बी द फोटोसिंथेसिस, ये इसका काम हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट का जो काम होता है वो होता है कलर देना। इट हैज अ रोल ऑफ गिविंग कलर, इसका होता है गिविंग कलर टू द फ्लावर और फ्रूट या फ्लावर को कलर देने के लिए इनका काम हो जाता है क्रोमोप्लास्ट। ये प्लास्टिक का ये काम होता है। और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है आपका यहाँ पे स्टोरेज। दे आर द वन हु विल प्ले द रोल इन योर, चीजों को सामान संभाल के रखने में उनका काम होता है। दिस इज समथिंग दैट वी डूइंग, दैट्स गोइंग टू बी स्टोरेज, राइट। तो एक तो जनरल चीज आपको काटेंगे कि यार प्लास्टिड्स में आपके 3 टाइप्स हैं यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट है जिसका काम है आपका फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट है जिसका काम है आपका यहाँ पे कलर देना फ्रूट और फ्लावर को, राइट। वो भी एक बड़ा एसेंशियल काम है, उसके बगैर आपके कई सारी चीजें, आपका लाइफ का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, तो ये भी आपका जरूरी है। और ल्यूकोप्लास्ट जो आपका यहाँ पे, उसका काम होता है यहाँ पे स्टोरेज करना। तो ये पहले तो ये 3 टर्म्स हैं, और ये 3 टर्म्स को इतना तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। मैंने आपको ये बताना है कि यार ये होगा कब। सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, आई गिव द एग्जांपल। अज्यूम कर लो कि आपका प्लांट अभी भी जर्मिनेट किया है। देखो ऐसा समझो कि आपका अभी भी एक नया प्लांट एकदम अभी अभी निकला है, एक ही दिन हुआ इसे जर्मिनेट करके, न्यू प्लांट है। इस न्यू प्लांट के अंदर होंगे आपके कई सारे प्रोप्लास्टिड्स, याद रखना, इट विल हैव प्लेंटी ऑफ प्रोप्लास्टिड्स। अब ये जो प्रोप्लास्टिड होते हैं, इनमें से ही आपके बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो यहाँ पे होता क्या है, समझो आपका एक नया प्लांट यहाँ पे जर्मिनेट किया। उस नए प्लांट को जर्मिनेट करने के बाद जैसे ही उसके लीव्स सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होगा कि आपके जितने भी प्रोप्लास्टिड होंगे लीव्स के अंदर, दे विल टर्न इनटू योर क्लोरोप्लास्ट। दे विल टर्न इनटू, जो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, इट विल टर्न इनटू योर क्लोरोप्लास्ट। ये चीज आपको याद रखनी है कि जैसे ही आपका जो प्रोप्लास्टिड है, जैसे वो कांटेक्ट में आया सनलाइट के, उसने बोला कि ओके ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू माय क्लोरोप्लास्ट। ये कहां पे हो रहा है, दिस इज समथिंग आई कैन फाइंड हैपनिंग इन द लीव्स, एंड देन फिर क्लोरोप्लास्ट अपना काम करना चालू कर देगा। सेम प्रोप्लास्टिड आपका क्या करता है, सेम प्रोप्लास्टिड एज पर द रिक्वायरमेंट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू क्रोमोप्लास्ट। It can convert into something like your chromoplast, और उसी तरीके से it can also convert into something like your leucoplast as well. And also ऐसा नहीं दिखता leucoplast, वो शेप थोड़ा अलग बता रहा हूँ, just to tell you कि they are all different, they almost look similar almost. So ये आपका बनेगा leucoplast. So बात यहाँ पे ये है, या ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपका बनता है ना, वो आपका इसमें से बनता है, प्रोप्लास्टिड में से। तो प्रोप्लास्टिड इज अ प्लास्टिड जिसमें से आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स बन सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, राइट। ल्यूकोप्लास्ट भी आपका बाद में बनेगा। ल्यूकोप्लास्ट समथिंग यू कैन सी इन ऑल द सेल्स ऑलमोस्ट, राइट। क्रोमोप्लास्ट आपको मिलेगा जहां पे फ्लावर होंगे,
जहाँ पे फ्रूट होगा उसके स्किन में आपको मिल जाएगा क्रोमोप्लास्ट, राइट। और ये सब बनेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। समझो इस बात को, आपका पेड़ अगर फ्लावर कर ही नहीं रहा, या आपका जो प्लांट अगर फ्लावरिंग कर नहीं रहा, या आपका प्लांट अगर फ्रूट बना नहीं रहा कलरफुल, देन क्रोमोप्लास्ट शायद वहां पे हो भी ना, या क्रोमोप्लास्ट वहां पे बने ही ना, प्रोप्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना। और याद रखना प्रोप्लास्टिड एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, और एज पर द रिक्वायरमेंट दे कन्वर्ट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड्स। क्या इतना वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? ठीक है, तो याद रखना प्रोप्लास्टिक में से आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और देन विल गेट टू सी कि उनके यहाँ पे रोल्स क्या होंगे। नाउ let's quickly have a role. Let's have a look at these particular statements over here. Plastids are found in all the plant cells and euglenoids. Euglenoids में भी आपको देखने के लिए वो मिल जाएंगे. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. Based on the type of pigment, plastids can be classified as a chloroplast, chromoplast, and leucoplast. So हम देखेंगे कि यार इनमें कौन से पिगमेंट होते हैं और किस बेसिस पे इनको आप क्लासिफाई करते हो. Now, what we'll do, we'll start with the सबसे जो हमारा वेल नोन है, we'll start with the chloroplast. फटाफट देखते हैं कि यार ये आपका chloroplast है क्या, and what are the things I'll get to see in the chloroplast. So let's have a look at that. तो अगर मैं chloroplast की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. अगेन ये भी जो आपका रहेगा यहाँ पे, इसकी रहेगी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ये आपको याद रखना है. सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. इट विल हैव द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन. सो आई विल जस्ट राइट OM over here. याद रखना दैट्स आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज गोइंग टू बी योर इनर मेम्ब्रेन. ये दो चीज आप याद रखो. उसके बाद क्या होगा, मुझे जो अपना मेरा जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे ग्रेना. सो आई विल गेट टू सी ग्रेना ओवर हियर. तो यहाँ पे मुझे कई सारे ग्रेना देखने के लिए मिल सकते हैं. सो आई विल बी फाइंडिंग ग्रेना इन द क्लोरोप्लास्ट. अब ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा ग्रेना. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज योर ग्रेना. और ये बना किससे होता है? इट इज मेड अप ऑफ योर थैलाकोइड. ये आपका बना होगा थैलाकोइड. सो बेसिकली होता क्या है, थैलाकोइड को आप एक के ऊपर एक रख दो आप. सो जो सिंगल होता है आपका यहाँ पे, दैट्स अ थैलाकोइड. द सिंगल वन इज गोइंग टू बी अ थैलाकोइड. ठीक है, ऐसे आपने 7-8 एक के ऊपर एक रख दिया आपने यहाँ पे, दैट स्ट्रक्चर बिकम्स योर grana. This complete structure over here will be called as your grana. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यार ऐसे आपको ग्रेना दिख जाएंगे मिलने के लिए. ऐसे आपके बहुत सारे ग्रेना आपको मिलेंगे विद इन द क्लोरोप्लास्ट. अब होता ये है कि ये सारे एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं. कैन एनीवन टेल मी ये कनेक्शन क्या है? यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनीवन? लैमिले. नहीं याद आ रहा कनेक्शन? नहीं. हाँ जी, बिल्कुल सही. दिस कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा लैमेले. सो दिस इज माय स्ट्रोमा लैमेले. तो स्ट्रोमा लैमेले इज गोइंग टू बी द कनेक्शन जो आपके सारे ग्रेना को यहाँ पे कनेक्ट करेगा. याद रखना ऑल द ग्रेना ओवर हियर आर बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग दिस स्ट्रोमा लैमेले. तो ये चीज भी एक और आपको यहाँ पे एडिशन आपको याद रखनी पड़ेगी. उसके बाद आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि आपको जो बीच में फ्री स्पेस यहाँ पे दिख रही है, दैट फ्री स्पेस इज माय स्ट्रोमा. ये जो फ्री स्पेस आपको यहाँ पे दिख जाती है, लेट मी चेंज द कलर, बहुत ग्रीन हो रहा है यहाँ पे. इस फ्री स्पेस ओवर हियर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रोमा. और यहाँ पे भी कई सारी चीजें आपकी यहाँ पे होंगी. सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रोमा वाला पार्ट, राइट. अब इसके अलावा याद रखना कि आपके जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर भी आपको दिखेंगी कुछ चीजें. सो प्लीज नो दैट. लेट मी राइट ओवर हियर, योर प्लास्टिड्स विल हैव फ्यू थिंग्स. आपके जो प्लास्टिड्स होते हैं चाहे वो कोई भी हो, उनमें आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी. एक होगा आपका 70S राइबोसोम्स. दैट्स वन थिंग, ये आपको मिल जाना है, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिख रहा था. फिर आपको मिलेगा आपका सर्कुलर डीएनए, ये भी आपको दिख जाएगा इसके अंदर. सो इट्स CIR मतलब समझाना, इट्स सर्कुलर डीएनए विल गेट टू सी. एंड दे आर आल्सो गोइंग टू बी माय सेमी ऑटोनॉमस. ये भी मेरे होंगे बेटा, याद रखना ये मेरे सेमी ऑटोनॉमस है. और इनके लिए भी लागू होती है आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. इनको लिए भी आपकी लगेगी आपकी यहाँ पे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी विल आल्सो वर्क फॉर देम एज वेल. याद रखना दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन ऑल द प्लास्टिड्स, राइट. इनके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है. सो ये लोग अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं.
क्या ये लोग अपने सारे के सारे प्रोटीन बना लेंगे या इनको कुछ प्रोटीन बाहर से भी जरूरत पड़ेगी? बता दो। सर सारे के सारे प्रोटीन नहीं बना सकते, खुद बना लो। हाँ जी, ये सारे के सारे प्रोटीन नहीं बना सकते, दे नीड सम प्रोटीन फ्रॉम आउटसाइड, और इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सेमी ऑटोनॉमस। याद रखना बेटा, ये सबको ये टर्म समझ आना चाहिए दैट व्हाट डू मीन बाय सेमी ऑटोनॉमस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हेन an organelle cannot make its own protein all by itself completely, then हम कहते हो कि यार वो होता है आपका सेमी ऑटोनॉमस। इसका मतलब है कि वो काफी सारे प्रोटीन बना लेगा, बट कुछ प्रोटीन उसे चाहिए बाहर से मतलब साइटोप्लाज्म से, उसके सर्वाइवल के लिए। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ सेमी ऑटोनॉमस। याद रखना, प्लास्टिड्स कैन मेक देयर own protein, they can make their own protein, but only up to certain extent, right? And they are going to be called as they are going to show the endosymbiotic theory। ये इनके लिए भी लागू होती है। That means what? कहा जाता है कि आपका क्लोरोप्लास्ट भी अकेला रहता था। आपका जो क्लोरोप्लास्ट था वो भी आपका ओशन में अकेला घुमा करता था, देन उसने डिसाइड किया कि चलो सेल में जाके रहना चालू करता हूँ। सो इनके लिए भी आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यहाँ पे लाइक इट अप्लाइज ऑन देम एज वेल। ठीक है, so please know this thing that endosymbiotic theory applies for plastids as well as for your mitochondria, right? और भी more precisely, आपकी ज्यादा precisely हम कह सकते हैं for your chloroplast। This is going to be more precise for your chloroplast। ल्यूकोप्लास्ट को रखने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, so उसके लिए मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, बट यस उसमें भी आपको डीएनए मिल जाएगा, उसमें भी डीएनए मिलेगा और राइबोसोम भी आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, क्या ये वाली स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी चीज अगर रिपीट करनी Yes, हो sir. तो बता दीजिएगा कि सर रिपीट कर दीजिए, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम क्या करते हैं ना, हमने देख लिया यार कि हम अभी क्लोरोप्लास्ट पे वापस आते हैं। हमने देखा कि यार यहाँ पे काफी चीज मिल रही है। सो यहाँ पे आपका डीएनए वीने भी आपका होगा, यहाँ पे यू विल गेट टू सी ओवरहेड द डीएनए। समझिए आपका डीएनए यहाँ पे है, सर्कुलर डीएनए आपको मिल जाएगा, राइबोसोम भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करा बट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट विल प्ले अ मेजर रोल इन माय फोटोसिंथेसिस। याद रखना, इट विल हैव अ मेजर रोल इन योर फोटोसिंथेसिस। इसने काम करना है आपका मेन, वो है आपका पूरे प्लेनेट को खाना बनाने का जो काम होता है वो इनका ही होता है। देखो बिना फोटोसिंथेसिस के तो लाइफ हो नहीं पाएगी, सो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरे प्लेनेट का जो खाना बन रहा है वो यहाँ से ही बन रहा है। सो फोटोसिंथेसिस आपका करने में आपका क्लोरोप्लास्ट आपको हेल्प करेगा। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब आप बात करते हो फोटोसिंथेसिस की, यू हैव टू पार्ट्स व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। ये भी याद रखना, ये बड़ा एसेंशियल हो जाता है। कई बार वो लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल सा। फोटोसिंथेसिस के आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या होता है? Dark reaction. डार्क रिएक्शन का एक और नाम क्या हो सकता है? एनीवन अदर नेम फॉर डार्क रिएक्शन? ये तो 10th में भी आया था। Light reaction. हाँ, लाइट रिएक्शन एक हो गया, दूसरा आपने बोला यहाँ पे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अलावा एक और नाम क्या हो सकता है? इसके अलावा एक और नाम यूज किया जाता है, याद करो 10th की एनसीईआरटी याद करो, बोलो। Carbon dioxide fixation। ठीक है, या there is a term known as a Kelvin cycle। सुना है ऐसा टर्म? नहीं सुना? Yes, sir. हाँ जी, there is something like a Kelvin cycle। तो ये भी आप टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि लाइट रिएक्शन जो आपका यहाँ पे हो रहा है वो आपका हो रहा है इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। दिस इज हैपनिंग इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये आपका होगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन इन द स्ट्रोमा। ये आपका होगा स्ट्रोमा के अंदर। तो ये आपको याद रखना है काफी क्लियरली कि डार्क रिएक्शन आपका हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के में आपका हो रहा है यहाँ पे लाइट रिएक्शन। देयर आर लाइक वेरी सिंपल थिंग्स, लेकिन आपको याद रखनी है। कई बार वो लोग इसके ऊपर बेस्ड स्टेटमेंट डाल देते हैं एंड देन यू हैव टू सी कि वो स्टेटमेंट सही है गलत है। सो लाइट रिएक्शन विल हैपन इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड डार्क रिएक्शन विल हैपन इन द स्ट्रोमा। यहाँ तक आई होप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, यहाँ तक सब सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है फॉर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑलराइट, हाँ जी। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि चलो ये भी चीज है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी की, उन्हें हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। तो इन्होंने ये बोला है कि यार लाइट को ट्रैप करने के लिए आपको कुछ पिगमेंट लग जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यू कैन हैव समथिंग लाइक क्लोरोफिल ए, आपका एक मेजर पिगमेंट होता है उसके अंदर, राइट। यू ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज माय कैरोटीनॉइड्स, राइट। सो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स का काम होता है लाइट को ट्रैप करना और फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमैटोप्लास्ट के अंदर, वहां पे चीजें थोड़ी अलग होती है। इन क्रोमोप्लास्ट
fat soluble carotenoids pigment like carotene, xanthophyll and others are present. तो देखो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? कलर देना. इनका काम होता है टू इम्पार्ट कलर, राइट. सो ये लोग कलर इम्पार्ट करेंगे. अब क्योंकि उन्हें कलर देना है तो इनको क्लोरोफिल ए रख के कोई मतलब है नहीं. देखो क्लोरोफिल ए इज अ मेन, लाइक इट्स अ मेन पिगमेंट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, राइट. इसकी जरूरत होती है करने के लिए फोटोसिंथेसिस, राइट. तो इसको आप रखोगे नहीं क्रोमोप्लास्ट के अंदर. क्रोमोप्लास्ट विल हैव समथिंग लाइक अ कैरोटीन, xanthophyll रहेगा, जिसके से आपका कलर आता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा. कैरोटीन आपको काफी ज्यादा मिल जाता है कैरेट के अंदर. कैरेट जो तुम लोग खाते हो ना, सब लोग खाते हैं जो, दैट इज समथिंग कैरोटीन. तो आप बता दो यार, ये कैरोटीन किस टाइप का कलर देता होगा? ऑरेंज. हाँ जी, रेड ऑरेंज वाला कलर ये आपको देगा. सो ऑरेंजिश रेड आपका जो कलर यहाँ पे मिलता है आपको, ऑरेंज रेड वाला, वो आपको यहाँ पे आ रहा है कैरोटीन से, राइट. सो ये कलर इंपार्ट करने का इनका काम होता है. अच्छा, कलर इंपार्ट करने से मुझे कुछ चीजें याद आई. यू हैव वन फंगाई इन हिमाचल. एक फंगाई मिलता है हिमाचल के अंदर. सॉरी, नॉट अ फंगाई, इट्स अ फंगाई, इट्स अ मशरूम, जिसको हम इवन कहते हैं जंगली मशरूम. हैव यू हर्ड ऑफ दैट? Yes, Yes, sir. इसका इको टर्म होता है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, गुच्ची. यही होता है ना नाम, या कुछ और होता है? Yes, sir. Yes, राइट. कौन सा कलर का होता है वो? Yes, sir. Brown. राइट. I was checking. Yes, that's going to be brown. Yeah, brown in color. Yeah, so that is something. अच्छा, कौन से सीजन में आपको मिल जाता है वो देखने के लिए? March, April. March. As far as I know, yeah, that is the season. As far as I know, it's like super expensive. It's super super expensive. काफी महंगा होता है जितना मुझे याद है. I think it's quite expensive actually. ठीक है. जनवरी. हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो, क्या कर रहे हो? जनवरी में भी मिल जाता है. अच्छा, लेकिन बड़े मुश्किल से मिलता है वैसे देखा जाए तो. इतना आसानी से मिलता नहीं है वो, शायद इसलिए भी इतना एक्सपेंसिव होता है. इट कॉस्ट अराउंड लाइक आई थिंक 300 रुपीज पर केजी शायद कॉस्ट करता है. मतलब जितना मुझे याद है, शायद ज्यादा भी होता होगा, आई डोंट नो. तो फिर आज हम लाए हैं ना. क्या क्या क्या? फिर आज हम लाए मशरूम. अच्छा, आप लेके आए. सही है बेटा, बहुत सही है. बट इट्स लाइक मैं जितना, एज फार एज आई न्यू, इट्स इन द माउंटेन वाले एरिया में आपको मिलता ही है, एंड इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड, बट या पीपल टू फाइंड दैट. ठीक है, ऑलराइट. So yeah, mushroom again. At times even those mushroom, ये तो नहीं, but different mushroom also have a coloration, and that also at times happen because of different pigments over there. So याद रखना, यहाँ पे फिलहाल आप याद रख लो, क्योंकि this is something you have to know. Carotene is something which is going to be one of the pigments. Xanthophyll and other are present to give the color. और ये आपको मिलेगा क्रोमोप्लास्ट के अंदर. क्रोमोप्लास्ट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो यूज किया जाता है लाइट ट्रैपिंग के लिए. और लाइट ट्रैपिंग वाले उसके अंदर आपको ज्यादा चीजें वो नहीं मिलती जिनका काम होता है मेनली कलर देना, राइट. यहाँ पे आपको मेन पिगमेंट मिलेंगे आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब आपको दिख जाने इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. अब वैसे ही आपको जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें आपको कोई पिगमेंट मिलेगा नहीं, याद रखना. ल्यूकोप्लास्ट जो आपका होगा, ल्यूकोप्लास्ट, इसमें आपको कोई पिगमेंट नहीं मिलेगा, नो पिगमेंट, क्योंकि इसका काम है स्टोरेज करना. कोई कलर वलर इसको देना है नहीं, ना ही इसको लाइट को ट्रैप करना है. The only role it has is going to be the storage. तो यहाँ पे आपको पिगमेंट मिलेंगे नहीं. तो ये स्लाइड आपको ये कहना चाहती है along with me कि आपका जो प्लास्टिड है उसका रोल क्या है, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग वहां पे आपको क्लोरोफिल मिलता है. अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल मिलते हैं. इधर यू कैन हैव क्लोरोफिल ए एंड बी इफ इट्स अ क्लोरोप्लास्ट. अगर आपका क्रोमोप्लास्ट है देन यू कैन हैव कैरोटीन, xanthophyll जैसे आपको चीज आपको मिल जाएंगी. और ल्यूकोप्लास्ट है देन आप वहां पे कोई भी पिगमेंट आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलेगा. क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बड़ा ही, हाँ जी, Yes, sir. ठीक है. बड़ा ही सिंपल वाला यहाँ पे चीज है. सो आई होप इट्स क्लियर. ओके, सो दीज आर थिंग्स वी हैव डन एंड ऑलराइट. सो व्हाट विल डू, हम बस ये सेंटेंस देखते हैं फिलहाल. Amyloplast store carbohydrate, like example in potato. Ileoplast stores oil, whereas oils and fats, sorry. And whereas aleuroplast stores protein. ये है क्या? They are my different types of leucoplast. They are my different types of leucoplast. Leucoplast में हो जाते बेटा कई सारे टाइप्स. ये है वो 3 टाइप. ये 3 टाइप जो आपके यहाँ पे है. एक है आपका यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट, जिसने कुछ नहीं करना, जिसने स्टोर करना है आपका स्टार्च. फिर आपका यहाँ पे एलियोप्लास्ट, इसने स्टोर करना है आपके ऑयल्स एंड योर फैट्स.
and then you have something like a eleuroplast. eleuroplast इसने स्टोर करना है आपके यहाँ पे प्रोटीन। तो ये भी कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, कुछ ज्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें है नहीं। अमाइलोप्लास्ट अमाइलेज स्टार्च स्टोर करेगा। eleuroplast is something going to store the oil and fats. eleuroplast is something going to store the protein. So again, this is something which you have to remember. याद है ना, ल्यूकोप्लास्ट ने और कुछ नहीं करना, इसका काम है स्टोरेज करना। तो आपको रूट्स में आपको काफी मिल जाता है, रूट्स में आपको मिल जाएंगे, स्टेम में आपको मिल जाएंगे, लीव्स में भी आपको मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट दीज आर द स्ट्रक्चर विच जहाँ पे इनका एबंडेंस आपको ज्यादा मिल जाता है, बिकॉज इनका काम होता है स्टोरेज करना। स्टोरेज करो, कल उठ के अगर पानी नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिली, तो इनको यूज करके प्लांट को जिंदा रखो। मोटिव यही होता है बेटा प्लांट का। प्लांट स्टोरेज इसलिए करता है क्योंकि आज नहीं तो कल एडवर्स कंडीशन आनी है, और जिस दिन एडवर्स कंडीशन आ गई तो वो टाइम पे इसको ही वो यूज करके अपने आप को सर्वाइव कराएगा। सो दैट्स व्हाई द प्लांट इज गोइंग टू डू द स्टोरेज वाला पार्ट। ठीक है, सो विल कीप अप टू हियर ओनली। दिस इज अ वेरी सिंपल स्लाइड, विल अगेन हैव अ लुक एट दिस लेटर ऑन। सो आई होप यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है जो भी कराई थी। माइटोकॉन्ड्रिया Yes, sir. ऑलमोस्ट डन विद द क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक इसमें एक दो चीजें हैं वो मैं आपको करा दूंगा, बट वी आर डन विद द माइटोकॉन्ड्रिया एंड वी आर डन विद द क्लोरोप्लास्ट ओवर हियर, एंड आई एम अज्यूमिंग दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो, इफ एनीवन ऑफ यू हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। No, Question sir. regarding the